हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश। आई एम हियर टू टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आई विल हेल्प यू टू अचीव 100% मार्क्स इन द पॉलिटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्या होता है और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आखिर क्या अंतर है। दूसरे टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि संविधान को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि संविधान में लिखी छोटी सी छोटी बातें भी हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और तीसरे टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि संविधान की ऐसी कौन सी वह मूल बातें हैं जो हमें संविधान में पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हमारे किसी भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है और इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का एक लाइक ए बुक होता है। इस बुक में विभिन्न प्रकार के नियम, विधियां और प्रावधान लिखे होते हैं। ये जो नियम लिखे होते हैं इस संविधान की बुक में, उनके आधार पर उस देश का शासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। उस वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि संविधान क्या है, एक लाइक ए बुक है। उस बुक में क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के नियम या रूल्स लिखे हुए हैं, विधियां लिखी हुई हैं, स्टैट्यूट्स लिखे हुए हैं और तीसरा प्रावधान लिखे हुए हैं। तो ये जो नियम, विधि, प्रावधान है संविधान की बुक में लिखे होते हैं। उस बुक के आधार पर उस देश का शासन चलाया जाता है। ये जो शासन चलाने का तरीका है उसको हम पॉलिटी बोलते हैं। इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो हमें सामान्यतः एक डायरी मिलती है कि उसमें उस डायरी में नियम लिखे होते हैं। उन नियमों में ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं स्कूल में और क्या नहीं कर सकते, व्हाट कैन डू एंड व्हाट कांट डू। तो ये जो नियम है उनको आप संविधान की बुक मान लीजिए, डायरी को, और उस डायरी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना बिहेवियर स्कूल में मेंटेन करके रखते हैं। तो वो हमारा पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का पार्ट समझ सकते हैं आप उसको। मान लीजिए प्रिंसिपल में हमने एक नियम बनाया कि अगर फ्लावर कोई तोड़ता है तो उस पर 500 रुपीज फाइन होगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका हो गया प्रिंसिपल मैम का, वो हो गया पॉलिटी का पार्ट। और उस डायरी में लिखा था कि कृपया फूल ना तोड़े, तो वो हो गया उस डायरी का जो रूल है, नियम है, वो हो गया आपका संविधान का पार्ट। तो इस प्रकार से जो संविधान और राज्य व्यवस्था एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अर्थात जो राज्य व्यवस्था होता है ना, वो एक ब्रॉड पार्ट होता है किसी भी देश के लिए, जबकि संविधान एक ऐसा पार्ट होता है उस देश के लिए जिसके आधार पर उस देश का जो शासन है वो चलाया जाता है। तो अब हम इनका अंतर समझते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था कैसे काम करते हैं। संविधान में आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी शुड बी एबॉलिश्ड। तो क्या हमारे संविधान में इतना लिखने से अस्पृश्यता समाज से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज करता है सोसाइटी में, तो उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना चाहिए, जो कि है। तो इस आर्टिकल के बिहाफ पर हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये जो एक्ट है, कानून है, ये पार्लियामेंट ने इंप्लीमेंट किया, पास किया, जिसका नाम बाद में 1976 के अप्रोक्स इसको चेंज करके नाम इसका बदल दिया गया था। वैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को सिविल अधिकार या सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये सब हमें पढ़ना होता है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम बाद में एक करके बात करेंगे। अभी हमारा मेन पर्पज है वो है कि
संविधान और राज्य व्यवस्था कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसके आधार पर क्या डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड पार्लियामेंट में एक्ट पास किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी अनदर आर्टिकल की, आर्टिकल 21 ए लेते हैं। आर्टिकल 21 जो है ये 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। 21A 86 अमेंडमेंट था। ये सब हम एक एक करके बात करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस अभी मेन फोकस ये रखना कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है, ये क्या होते हैं, सारे एक एक करके आप बार बार आते रहेंगे ये बातें। 21A जो है आर्टिकल, इसको हमने जोड़ा था 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। तो अब आपको ये भी समझना है बाद में संशोधन क्या होते हैं, तो ये भी हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ आते हैं। 21A जो संविधान का अनुच्छेद है वो 2002 में ऐड किया गया था और इसमें ये बोला गया था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो क्या इसमें लिखने से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगी? फंडामेंटल राइट है बट फिर भी नहीं होगी। तो मतलब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से संविधान के आर्टिकल 21A में जो प्रावधान है वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो पार्लियामेंट ने 2009 में एक एक्ट बनाया जिसको RTE एक्ट बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया। ये जो एक्ट बन गया 2009 में, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 को सोसाइटी में इंप्लीमेंट हुआ। तो ये जो कानून बना वो किस आधार पर बना, क्यों बना? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं प्रोविजन हमारे संविधान में था। तो क्या समझ में आया कि जो संविधान में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनके आधार पर पार्लियामेंट विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है। जो कानून बनाती है उनको हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गया, हमने अभी पढ़ा क्या, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक, भारतीय संविधान को पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से संविधान को पढ़ा जाए जिससे कि हम आसानी से उसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझ पाएं। तो संविधान को कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग, या इसको बोलते हैं पार्ट, फिर अध्याय जिसको चैप्टर कहते हैं, थर्ड अनुच्छेद, इसको आर्टिकल बोलते हैं, और नेक्स्ट टाइम में हम बोले परंतुक, हिंदी में परंतुक या इसको इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट उपपरंतुक। अब ये क्या बवाल है, इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इसका जब भी यूज होता है तो हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। बारी बारी से हम इनका मतलब समझेंगे। देखिए संविधान जो कि एक हमने अभी देखी थी, एक बुक है, उसको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर में ड्राइव किया गया है और लास्ट में हम समझेंगे अनुसूचियां क्या होती हैं, जिसको शेड्यूल कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पार्ट या भाग संविधान में क्या होता है। भाग का मतलब है कि संविधान को विभिन्न भागों में बांट लिया गया है, अर्थात एक मैटर से संबंधित प्रावधानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। जैसे नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो सभी भाग 2 में रख लिए गए। मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है अर्थात उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो भाग 3 में रख लिए गए। तो
तो इसी प्रकार से कुल जब संविधान बना था उस समय 22 भाग में संविधान को बांटा गया था, परंतु वर्तमान में भाग को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में भाग कितने हैं हमारे संविधान में? 25। बट जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इन दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट थे 22। जब कोई भी भाग बड़ा हो जाता है, जैसे भाग 5 मतलब संघ का मतलब यूनियन से रिलेटेड है। तो जब कोई भाग बड़ा हो जाता है तो उसको डिवाइड कर लिया गया चैप्टर्स में या अध्याय में। तो अध्याय क्या है? अध्याय है भाग को आसानी से समझने के लिए, या भाग जब बड़ा हो जाए तो उसको डिवाइड करके अध्याय में बना लिया जाता है। तो अध्याय चैप्टर क्या है? भाग को आसानी से समझने के लिए, ये हमारे अध्याय। तो जरूरी नहीं है सभी भाग को अध्याय में डिवाइड किया जाए। बात करते हैं आगे अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद जो कि हमारा मेन टॉपिक तो यही है, हमको यही पढ़ने हैं, क्योंकि अनुच्छेद ही भाग के अंदर होते हैं या अध्याय के अंदर होते हैं। तो अनुच्छेद जब हमारा संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल थे, परंतु वर्तमान में आर्टिकल जो है वो 395 से बढ़कर अप्रॉक्स 470 हो गए हैं। अब देखिए इसमें एक बात है कि आप आज भी अगर आप संविधान की बुक को पढ़ेंगे या देखेंगे तो संविधान की जो बुक है उसमें लास्ट आर्टिकल आप देखेंगे तो वो 395 ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमने जब आर्टिकल्स में कुछ भी ऐड किया तो वो ऐसा नहीं था कि आर्टिकल 396 हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि जब कोई भी आर्टिकल ऐड हुआ तो वो बीच में हुआ है। जैसे पहले आर्टिकल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने लिया था एक आर्टिकल, उसी को ले लेते हैं। जैसे पहले आर्टिकल 20 था, फिर 21 था, फिर 22 था। तो जब हमने ऐड किया 2002 में, तो उसमें हमने क्या करा, आर्टिकल 21A को ऐड कर दिया। तो पहले 20, 21, 22 आर्टिकल, लेकिन अब बाद में ये ऐड हो गया तो क्या हो गया 20, 21, 21A आर्टिकल और 22। तो ये 4 बातें हो गई, 4 आर्टिकल हो गए, पहले 3 थे यहाँ पर। तो इसी टाइप से बीच बीच में आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, कुछ आर्टिकल्स को हटाया भी गया है। तो इन सबको हटाने और जोड़ने के बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ 470 हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने आर्टिकल्स हैं। अभी बस आप पढ़ने संविधान को पढ़ने के तरीके को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं ये सब हमारा डीप स्टडी का मैटर है, जिसको हम 1 बाय 1 खत्म करेंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे उसकी स्ट्रक्चर संविधान की होती है। आगे बढ़ते हैं। परंतुक, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें और इसमें उपपरंतुक। तो देखिए बहुत आसान बात है। परंतुक या क्लॉज क्या होता है कि जब आर्टिकल में कुछ बातें बढ़ जाती हैं या एक आर्टिकल में कई सारी बातें होती हैं उससे रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड, तो हम यूज करते हैं क्लॉज का। तो देखिए इसको लिखने का तरीका भी समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 19 लेते हैं। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसी टाइप से आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक बात होती है। तो जब किसी नंबर के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में कोई नंबर या अल्फाबेट भी हो सकता है यहां पर, या आ बड़ा छोटी इस टाइप से भी हो सकता है, बट फर्स्ट क्लॉज में होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा तो वो क्लॉज कहा जाएगा या परंतु कहा जाएगा। तो आर्टिकल 19
क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज अप टू क्लॉज 6 तक बात होती है। तो ये तो होते हैं क्लॉज या परंतु। अब बात आती है कि एक क्लॉज के अंदर भी कुछ बातें हो सकती हैं। तो इन दैट केस क्या किया गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जैसे 5 बातें हैं, तो जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज या उपपरंतुक ए हो सकता है ऐसे। तो इसी टाइप से अब मैं इसको हटा देता हूं। इसी टाइप से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इसी टाइप से आगे बढ़ता गया है। और ये अंदर क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या है, बी में क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना समझना है भाई कि परंतुक किस टाइप से होता है, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज ये होता है कि किसी भी नंबर के आगे, मतलब किसी आर्टिकल के आगे फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर हो सकता है 1 2 3, नंबर की जगह अल्फाबेट हो सकता है ए बी सी, छोटा आ बड़ा छोटी, इस टाइप से भी हो सकता है, बट फर्स्ट ब्रैकेट में होगा तो वो क्लॉज उसको हम कहेंगे। और जब सेकंड ब्रैकेट में नंबर अल्फाबेट या आ ई ई टाइप से होगा सेकंड ब्रैकेट में, तो उसको हम सब क्लॉज या उपपरंतुक कहकर पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक डाउट भी है, वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में अगर जैसे अभी हमने देखा 21A, तो ये जो ए है ना वो हमेशा विदाउट ब्रैकेट आएगा, मतलब ब्रैकेट में नहीं आएगा। अगर ब्रैकेट में ये आएगा अल्फाबेट तो उसको हम क्लॉज या क्लॉज में काउंट करेंगे। और ये जो आएगा अनुच्छेद जो होगा वो अल्फाबेट जब आएगा या छोटा आ बड़ा आ भी आ सकता है यहां पर, बट वो विदाउट ब्रैकेट आएगा फर्स्ट थिंग, और हमेशा कैप्स में आएगा। कुछ डाउट हो सकता है? अगर डाउट है अभी भी तो आप कमेंट प्लीज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ये छोटी सी माइनर बात है, बट ये एग्जाम में बहुत बड़ी मिस्टेक का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या समझ में आया? भाग क्या है? भाग संविधान को विभिन्न भागों में डिवाइड कर लिया गया है, संबंधित प्रावधानों को एक सेपरेट पार्ट में रखा गया है। वर्तमान में 25 भाग हैं, जब संविधान लागू हुआ उस समय 22 भाग हुआ करते थे। बात करें अध्याय की, तो भाग को सुविधापूर्वक पढ़ने के लिए अध्याय में डिवाइड किया गया है। भाग के अंदर अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद 395 थे मूल संविधान में, बढ़कर और कुछ घटकर टोटल अभी लगभग 470 हैं। परंतुक या क्लॉज क्या होते हैं? एक संविधान में एक अनुच्छेद में जब ज्यादा प्रावधान हो जाते हैं तो हम उनको विभिन्न प्रकार के परंतुक या क्लॉज में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 19 क्लॉज 1, उपपरंतुक जब किसी अनुच्छेद में जब किसी अनुच्छेद के क्लॉज में कई प्रावधान हो जाते हैं तो उसको भी सब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको सब क्लॉज कहा जाता है। तो इस टाइप से संविधान की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची या जो शेड्यूल है, तो क्या है कि जब किसी संविधान के अनुच्छेद में ज्यादा बातें हो जाती हैं तो उस अनुच्छेद को अपने मूल स्थान पर पूरी तरह वर्णन उसका नहीं किया जाता और उसको संविधान के अंत में जोड़ दिया जाता है, तो उसको शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उस अनुच्छेद 1 में लिख दिया गया है कि राज्य और उसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूची 1 में पढ़ें या वहां पर लिखे हुए हैं। तो अगर हम अनुच्छेद 1 में ही
राज्य और उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन करते तो अनुच्छेद 1 काफी बड़ा हो जाता और अनुच्छेद 2 का नंबर काफी देर में आता। तो इसीलिए बाद में, संविधान के बाद में वो उससे संबंधित प्रावधानों को लिख दिया गया। तो एक एग्जाम्पल ऐसे समझे, न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं तो पहले फ्रंट पेज पे सारी खबरों को पूरी तरह नहीं लिखा जाता है, उसमें कुछ मेन बातें लिख दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि संबंधित खबरों को प्रश्न नंबर इस पे जाकर पढ़ लें। तो कुछ ऐसा ही हमारे संविधान में भी अनुच्छेद के साथ में किया गया है। तो इन्हीं को हम अनुसूची या शेड्यूल कहते हैं। जो अनुसूची हमारे संविधान के मूल संविधान में जो थी वो टोटल 8 हुआ करती थी और अब वो बढ़कर हो चुकी हैं टोटल 12। ये 12 अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, 4, 5 सभी अनुसूची में क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, इनके बारे में हमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो अब हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। ये इस टाइप से डिस्कस होती है, संविधान की स्ट्रक्चर डिफाइन की गई है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो था संविधान की मूल बातें, अर्थात संविधान के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो हम शुरू करते हैं संविधान। पूरे संविधान को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। संविधान का दर्शन, मतलब कि संविधान के बारे में हमें किन बातों से दर्शन होते हैं। दूसरा सरकार, तीसरा न्यायपालिका और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको मैं डिवाइड कर लूंगा विविध में। ये काफी बड़ा पार्ट होगा विविध। पहला दर्शन। अगर संविधान के दर्शन मतलब कि संविधान क्या कहता है, संविधान का मेन पर्पज क्या है, अगर बात करें तो हमें 4 बातों से संविधान के दर्शन होते हैं। पहला पार्ट अगर बात करें तो प्रस्तावना, जिसको प्रीएम्बल बोलते हैं। सेकंड मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। थर्ड डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखिए ये चारों टॉपिक हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग इन्हीं से होती है और इसी टाइप से स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। पहले हम नेक्स्ट क्लास में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। ये एक पूरी तरह एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं मैं, जिस पर मैं नेक्स्ट क्लास, फिर 1 क्लास, इस टाइप से पढ़ाई करूंगा। सेकंड सरकार का गठन। तो सरकार में 2 टाइप हम बात करेंगे। सरकार में ऐसे करते हैं, विधायिका और ये कार्यपालिका। सरकार में 2 पार्ट होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव या विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, लॉ को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, किसी कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। बस आप समझ लो कि भाई ये क्या होता है। इसके अंदर जो बातें हैं ये टॉपिक अपने में काफी डीप है, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें इसके अंदर।
पढ़ेंगे अभी। और फिर कार्यपालिका, ऐसी अभी बस केवल एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका भी हमें पढ़ना है, तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद हम सत्र न्यायालय पढ़ेंगे, सेशन कोर्ट, और उसके बाद कुछ नीचे की जो छोटी छोटी कोर्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, लोअर कोर्ट, है ना। अब आते हैं मेन टॉपिक, विविध। विविध में तो विविध में क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसमें नागरिकता क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे छीनी जाती है, कौन से अनुच्छेद हैं, लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार के बारे में बात करेंगे। स्थानीय सरकार में दो टाइप हम पढ़ेंगे, पंचायतें, पंचायत क्या होती है, इससे संबंधित सभी प्रावधानों को देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, प्राधिकरण देखेंगे हम, इसमें प्राधिकरण क्या होते हैं, कैसे इनका गठन होता है, किस अनुच्छेद में इससे संबंधित प्रावधान है। इस प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हम देखेंगे संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उसके बाद हम देखेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और क्या होती हैं, कौन से अनुच्छेद में इनके संबंधित प्रावधान हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं देखिए वो संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान में जिनका वर्णन किया गया है, मूल संविधान में किया गया है, और जो हमारे संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को या जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उन प्रोविजंस को हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसे अगर बात करें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसी बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो जरूरी है हमारे संविधान को के स्वरूप को, स्ट्रक्चर को बना के रखने के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, वो भी आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बचा के रखने के लिए। जीएसटी काउंसिल, ओबीसी काउंसिल, ऐसे ही फाइनेंस कमीशन, तो ये सब क्या है हमारे संवैधानिक संस्थाएं। फाइनेंस कमीशन, ओबीसी कमीशन, SC/ST कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सारे और भी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जब मैं संवैधानिक संस्थाओं को शुरू करूंगा जब भी जिस क्लास में, तो इससे संबंधित और भी अदर इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन सभी के बारे में वो किस आर्टिकल में उन इंस्टीट्यूशन का प्रोविजन है और कैसे उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन कौन उस कमेटी में होते हैं, इससे संबंधित सारी बातें हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस की। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं पहले ये समझते हैं। जैसे आप देखें नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। होती क्या है गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनको पार्लियामेंट ने आवश्यकता के अनुसार अपॉइंट या गठन जिनका किया हुआ है, और इनको हटाया भी जा सकता है जब सरकार चाहे इनको, इन इंस्टीट्यूशन को हटा सकती है। जैसे प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग को मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया और उसकी जगह नीति कमीशन को बना दिया। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका गवर्नमेंट कभी बना सकती है, कभी हटा सकती है, आवश्यकता पड़ने पर बनाएगी और फिर हटा भी सकती है। इसी टाइप से ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग,
मुख्य सूचना आयोग CIC, मुख्य सूचना चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या है? CIC भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसी टाइप से CBC, CBI है ना, CBI, CBC, सॉरी, चीफ विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन सब से संबंधित प्रोविजंस हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित प्रोविजंस को पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, CBI का गठन कौन करता है, कौन कौन होता है इस कमेटी में, ये किस टाइप की संस्था है, किस भाग में दी गई है, इससे संबंधित प्रोविजंस जोड़े गए हैं, तो ये सब हमें पढ़ने होंगे। इसी टाइप से अभी जो लोकपाल, लोकायुक्त, और भी इससे और भी कुछ हमें पढ़ना होगा। तो देखिए हमने क्या करा, स्ट्रक्चर बनाई हमने कि संविधान में हमें किस टाइप से आगे बढ़ना है, पूरे संविधान जो हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो किस टाइप से हमें राज्य व्यवस्था को पढ़ना है। हम दर्शन को पढ़ेंगे, दर्शन में हम 4 टॉपिक को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम सरकार पे आएंगे। सरकार में हम पढ़ेंगे विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। विधायिका जो होती है वो 2 लेवल पे काम करती है, केंद्र और विधायिका जब हम पढ़ेंगे तो हम विधायिका को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे लेजिस्लेटिव को, एक तो केंद्र लेवल की विधायिका और फिर हम विधायिका को डिवाइड करेंगे राज्य या प्रांत लेवल की विधायिका। जो केंद्र लेवल की विधायिका होती है वो भी हम फिर डिवाइड करेंगे उसको। मैं केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं अभी। जब पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक को लेकर उठाएंगे, एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। अभी केवल स्ट्रक्चर कि हमें पढ़ना क्या है, आखिर क्या स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब केंद्र में हम देखेंगे राज्यसभा, अपर हाउस, राज्यसभा से संबंधित प्रावधान। राज्यसभा क्या होती है, किस टाइप की राज्यसभा होती है, कहां से कहां के संविधान में है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इस टाइप के सारे प्रोविजंस इसमें खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोकसभा से संबंधित प्रावधानों को पढ़ेंगे। ये दोनों हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये दोनों हाउस मिलकर केंद्र की विधायिका का वर्णन, केंद्र की विधायिका को बनाते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, दोनों को हम MP कहते हैं। अगर हम केंद्र पर जो विधायिका होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, संसद। हालांकि एक चीज समझने वाली बात है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए विधायिका, संसद जो है वो विधायिका का काम करती है। तो संसद में 3 चीजें आती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति साहब भी आते हैं। परंतु राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए जनाब कि विधायिका 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, केंद्र लेवल की और राज्य लेवल की। केंद्र लेवल की विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, संसद में जो कानून बनते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कानून का निर्माण करते हैं और बाद में राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। तो अब आते हैं राज्य पे। राज्य की जो या प्रांत की जो विधायिका होती है उसको हम विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर ही। ये जो विधानमंडल है वो 2 लेवल में डिवाइड होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जिसका अपर हाउस जो होता है वो उसे विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद, और जो इसका लोअर हाउस होता है उसको हम विधानसभा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में ये विधान परिषद हो। कुछ राज्य, केवल कुछ ही राज्य हैं उनमें विधानसभा से ही काम
विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में केवल विधानसभा से ही काम चलता है। ये जो विधान परिषद का मेंबर होता है उसको हम MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा का जो मेंबर होता है उसको हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो हमने केवल इतना समझा अभी कि विधायिका दो लेवल पे होती है, केंद्र और राज्य पर। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्र की विधायिका जो होती है वो दो हिस्से में डिवाइड होती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर को MP कहते हैं, लोकसभा के MP को मेंबर को MP ही कहते हैं। विधायिका जो राज्य स्तर पर होती है वो दो हिस्से में डिवाइड होती है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद के मेंबर को MLC कहते हैं और विधान सभा के मेंबर को MLA कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कार्यपालिका। क्या इसको हटा दें? बोर्ड छोटा है। अब चिंता न करें, मैं जो भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये आपको PDF में नीचे लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें या देख लें तो आपको सब रिकॉल हो जाएगा, या आप नोट्स को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसका काम होता है जो कानून विधायिका ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट या लागू करना या कराना। तो ये जो कार्यपालिका होती है ये भी दो लेवल पे काम करती है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। केंद्र लेवल की विधायिका, वो सॉरी कार्यपालिका, और ये राज्य या प्रांत। केंद्र लेवल की जो कार्यपालिका होती है वो दो हिस्सों में बंट जाती है। एक होती है अस्थायी, टेम्पररी, और एक होती है स्थायी अर्थात परमानेंट और टेम्पररी। जो अस्थायी होती है, ये अस्थायी लोग होते हैं, ये होते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक पॉलिटिकल। और जो स्थायी होते हैं ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मतलब प्रशासन से संबंधित, प्रशासनिक। राजनीतिक में आते हैं, अगर अपर लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब, हमारे राष्ट्रपति साहब। प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं केंद्र लेवल के, ये और भी नीचे के लोग जिनका काम होता है किसी भी कानून को लागू कराने का, ये सभी आते हैं हमारे किसमें, केंद्र लेवल के अस्थायी कार्यपालिका में। स्थायी में वो आते हैं जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, जैसे IAS, IPS, IRS, या किसी भी रेलवे का अधिकारी या रेलवे का कोई भी कर्मचारी जो केंद्र सरकार की सेवा में कार्य कर रहा है पर्सन, वो हमारे किस में आएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका में। आते हैं दूसरे पार्ट पे, राज्य या प्रांत पे। तो इसको भी दो हिस्सों में बांट लिया जाता है, अस्थायी और दूसरा स्थायी।
बिल्कुल इसी प्रकार से, जिस प्रकार से केंद्र में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका को 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। यह बांटा जाता है। अस्थायी व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित होता है, स्थायी जो होता है वो प्रशासन से संबंधित होता है। बस अंतर ये होगा कि राजनीतिक में यहां पर राष्ट्रपति तो नहीं आ सकता राज्य में आएगा कौन, हाई लेवल पे राज्यपाल। दूसरे नंबर पे अगर बात कर लें कार्यपालिका में तो सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब, और राज्य स्तर के जो मंत्री हैं, मंत्री राज्य स्तर के, राज्य सरकार के मंत्रीगण, वो सभी हमारे कार्यपालिका के पार्ट में आते हैं। और स्थायी कार्यपालिका में राज्य की स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीएम और पुलिस के कर्मचारी, या राज्य स्तर की जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी कर्मचारी होते हैं, जिनका काम होता है राज्य में कानून को लागू करवाना, वो किसके पार्ट होंगे, स्थायी कार्यपालिका के पार्ट होंगे राज्य स्तरीय। सबको हम फुल डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। अभी केवल मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है संविधान को, किस टाइप से स्ट्रक्चर में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे 1 बाय 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली यहाँ पर, तो यही इस टाइप से स्ट्रक्चर हो गई। न्यायपालिका में हम आएंगे 1 बाय 1 ऐसे खत्म करेंगे, उसके बाद विविध में चलेंगे, नागरिकता के प्रोविजंस को समाप्त करेंगे, फिर स्थानीय सरकार में आ जाएंगे। स्थानीय सरकार को 2 पार्ट में डिवाइड करके उससे संबंधित प्रोविजंस को हम पढ़ लेंगे और फिर एक एक करके इनको खत्म कर लेंगे। और जो भी चीज बची, इसमें काफी चीजें हैं डिटेल में, उनको भी हम बाद में कर लेंगे। तो इस टाइप से पूरी स्ट्रक्चर को हम फिनिश करेंगे। चलिए, तो जनाब आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक को खत्म किया है या समझा है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है। दूसरे टॉपिक में हमने संविधान को पढ़ने का तरीका समझा था। तीसरे टॉपिक में हमने संविधान की क्या स्ट्रक्चर है, संविधान और राज्य व्यवस्था की क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हम पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था के, उसकी स्ट्रक्चर को हमने बनाया रफली, और इसी के आधार पर हम 1 बाय 1 टॉपिक को फिनिश आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन संविधान के बारे में और करूंगा, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को हम कोशिश करेंगे जितना प्रस्तावना के पार्ट्स को फिनिश कर लें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है? तो अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इसका लिंक उन सभी को शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या, इससे वे सभी भी महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस लेने से बच जाएंगे और आपको थैंक यू कहेंगे, और इससे कहीं ना कहीं मेरा भी मैसेज उन सभी तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा या कोई डाउट है तो भी लिखिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और हां दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाना कतई मत भूलना। नमस्कार एंड थैंक यू।